तो दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है वो है जनरल फाइनेंशियल लॉज 2017। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सारे इंपॉर्टेंट जो इसके चैप्टर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो हम देख लेते हैं। और पुरानी वीडियोज़ है, उम्मीद है आप देख रहे होंगे अच्छी तरीके से। उन्हें बार बार रिवाइज करते रहिएगा। और जो भी मैंने बताया है क्वेश्चन वगैरह लगाने के लिए इस बुक से, वो भी लगाते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं जीएफआर रूल्स के बारे में। इसकी फुल फॉर्म पहले याद रखिएगा, जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 के बारे में है। ये 2017 में आए थे ये, तो चूँकि जीएफआर 2017। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें है पहले चैप्टर नंबर 5। देखिएगा, ये वर्क्स के बारे में बताता है, वर्क। ठीक है, ओरिजिनल वर्क क्या होता है। ओरिजिनल वर्क जो होता है वो क्या है, ये है ओरिजिनल वर्क का मतलब क्या होता है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, साइट प्रिपरेशन, एडिशनल वर्क। ठीक है, इसका माइनर वर्क क्या होता है, डोंट क्रिएट न्यू एसेट्स। न्यू एसेट्स अगर हम क्रिएट नहीं हो रही है तो वो जो क्या कहलाता है, वो माइनर वर्क कहलाता है। ठीक है, और जो रिपेयर वर्क क्या होता है, वो एक तरीके से आप जानते हैं मेंटेनेंस वगैरह काम जो चलता है किसी में, वो रिपेयर वर्क कहलाता है। माइनर वर्क मतलब डोंट क्रिएट अ न्यू एसेट्स, न्यू एसेट्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं, उसी को हम फेरबदल कर रहे हैं, तो वो जो एक माइनर वर्क कहलाता है। और ओरिजिनल वर्क क्या होता है, किसी को कंस्ट्रक्शन करना, कोई साइड बनाना, तो वो क्या कहलाता है, ओरिजिनल वर्क कहलाता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की अगर हम बात करें तो क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब है कि जो भी कार्य हो रहा है, वर्क, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, और उसका मतलब जो है प्रोविज़न ऑफ फंड्स, मतलब किस तरीके से उसके जो फंड्स को अवेलेबिलिटी कराना है, किस तरीके से कितना खर्चा करना है, ये सारी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की होती है। ठीक है, और ये जो रूल नंबर्स दिए हुए हैं ये आपको हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता चलूँगा कौन कौन से रूल नंबर आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने पेंशन रूल पढ़ाया था, उस पेंशन रूल में जो मैंने रूल नंबर 7 है, रूल नंबर 8 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बारह पूछा जाता है, इसे आप याद रखिएगा 7 और 8 के लिए। इसलिए मैंने रूल नंबर लिखे भी हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत याद रहे उसमें। ठीक है, और कंडक्ट रूल के रूल नंबर जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और जो जो रूल नंबर इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपके लिए बताते हुए चलूँगा। पावर ऑफ सैंक्शन ऑफ वर्क, रूल नंबर 132 में इसमें देखिएगा, पावर ऑफ सैंक्शन ऑफ वर्क। ठीक है, तो अगर 60 लाख तक की लिमिट का कोई काम है तो वो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट खुद ही कर सकता है, उसके लिए उसके पास ये पावर है सैंक्शन करने की। और जिसमें 10 लाख तक का काम जो है वो लिमिटेड, यहाँ पर जो है इंक्वायरी जो होती है उसके द्वारा करा लिया जाएगा, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। और 10 से 60 लाख तक के बीच का जो काम है वो ओपन टेंडर इंक्वायरी के द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए काम 60 लाख से ऊपर का है, जैसे कि आपने देखा 60 लाख तक का काम मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट खुद ही कर सकता था उसका सैंक्शन, बट 60 लाख से ऊपर का वो है तो थ्रू CPWD, PWD या फिर जो PSU वगैरह, मतलब एक तरीके से खुद नहीं कर सकता, जो भी मतलब CPWD वगैरह है उससे कराना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा हो क्वार्टर्स वगैरह बनते हैं डिपार्टमेंट में तो CPWD बनाता है, तो इस तरीके से तो उसे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रूल नंबर 141। ये देखिएगा, रिव्यू प्रोजेक्ट क्या होता है। रिव्यू प्रोजेक्ट ये है कि 100 करोड़ से ज़्यादा का अगर प्रोजेक्ट है तो फिर उसका रिव्यू होगा ही होगा, और ये जो वेरिएशन है वो 10% है। इसमें ये क्वेश्चन आया भी है, इसे ध्यान रखिएगा। 100 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है तो उसका रिव्यू होगा, और रिव्यू के लिए मतलब जो वेरिएशन कॉस्ट जो है वो 10% तक हो सकती है, इधर उधर मान कर वो चलते हैं। अगर 100 करोड़ से कम का कोई प्रोजेक्ट है तो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि वो रिव्यू कमेटी बनाना चाहता है, रिव्यूज़ कराना चाहता है, नहीं कराना चाहता। ठीक है, चैप्टर 6 अब हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए डेफिनेशन ऑफ गुड्स। गुड्स क्या है, ऑल टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल वर्क एंड सर्विस, जो ये सारी चीज़ें क्या है, गुड्स हैं, याद रखिएगा, ऑल टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल वर्क्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसके अलावा बुक, पब्लिकेशंस एंड प्रोडिकल्स फॉर लाइब्रेरी, ये जो है ये गुड्स की अंडर में नहीं आते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या बुक्स के मतलब सॉरी क्या गुड्स के अंडर में नहीं आता, तो बुक्स एंड पब्लिकेशंस, प्रोडिकल्स फॉर लाइब्रेरी, ये इसके मतलब गुड्स के अंडर में नहीं आते हैं, ये याद रखिएगा। पावर फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स, तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि थ्रू जैम के द्वारा ही, जैम को सबसे पहले प्राथमिकता देनी है, और जैम मैंडेटरी है। आप देखिए, थ्रू जैम मैंडेटरी, इफ़ नॉट एक्सपर्टाइज, तो आपको हेल्प लेना है किसे, DGS&D से। ठीक है, DGS&D जो है उससे क्या करना है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो आप क्या करना है कि जो DGS&D है उससे क्या जो हेल्प लेना है, अगर आप मान लीजिए एक्सपर्टाइज नहीं है या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो एक्सपर्टाइज अगर नहीं है तो हेल्प लेना है DGS&D से। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्या है, देखिएगा जैम के बारे में। जैम पे यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, एक चीज़ और, आप यहाँ पर जो है DGS&D का फुल फॉर्म याद रखेंगे, क्या है, डायरेक्टरेट, D फॉर डायरेक्टरेट, G फॉर जनरल, और डायरेक्टरेट जनरल सप्लाईज, डायरेक्टर जनरल सप्लाईज एंड डिस्पोजल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डायरेक्टर जनरल सप्लाईज एंड डिस्पोजल। ठीक है,
तो जेम से अब यहाँ पर ये लिमिट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, जेम से खरीदने के लिए क्या क्या लिमिट कैसे कैसे करना है तो देखिएगा। अगर 50,000 तक का कोई सामान है तो वो डायरेक्ट खरीद लिया जा सकता है, डायरेक्ट बाई कर लिया जा सकता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए 50,000 से 10 लाख तक का कोई सामान है और गवर्नमेंट ऑफिस के लिए बाई करना है तो उसे एटलीस्ट 3 सप्लायर्स होंगे। उसमें उसके लिए क्या है यहाँ पर जो है एटलीस्ट 3 सप्लायर्स उसके होंगे। और इसमें अब 10 लाख में क्या है कि बिड जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है, और इसमें कोई मतलब फाउंडेशन नहीं है कि एटलीस्ट 3 सप्लायर्स। तो इसमें क्या है, इसमें जितने भी रजिस्टर्ड जो हैं सेलर वगैरह वो सब इसमें जो है ऑल रजिस्टर्ड, इसमें क्या है ऑल रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो रजिस्टर्ड जो है इसमें बिडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें बिड जो है मैंडेटरी हो जाती है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और ये 50,000 से लेकर 10 लाख तक का, इसमें एटलीस्ट 3 सप्लायर्स तो होने ही चाहिए, उनसे कोटेशन तो मंगाना ही मंगाना है, इनसे कम में काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट 3 तो होने ही चाहिए। और यहाँ पर ऑल रजिस्टर्ड सेलर्स जो है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए और उसमें बिडिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये लिमिट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जेम के अलावा अगर मान लीजिए आइटम जेम पर अवेलेबल नहीं है तब क्या हुआ। तब क्या होगा, तो ये रूल नंबर आप इसके रूल नंबर ज़रूर याद रखेंगे, 54, 55, 62। और रूल नंबर इसमें कौन सा बनेगा, ये हो जाएगा रूल नंबर 154 हो जाएगा। ठीक है, 154 के हिसाब से, और ये रूल नंबर 155 और ये रूल नंबर 162 हो जाएगा, जो कि लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी का होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतने के रूल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा इन तीनों के। इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें भी सेम वही है कि अगर जेम पर आइटम अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्ट 50,000 तक का माल खरीदा जा सकता है। ठीक है, कहीं मार्केट से जाके। इसके अलावा अगर मान लीजिए 50,000 से 5 लाख तक का माल है तो कैसे, तो कोई लोकल परचेज कमेटी बनती है एक। ठीक है, क्या बनती है, लोकल परचेज एक कमेटी बनती है, उसके थ्रू जो है माल यहाँ पर खरीदा जाएगा। एक डिपार्टमेंट में ही एक कमेटी बना दी जाती है, लोकल परचेज कमेटी। उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, ऐड होते हैं, और वो मतलब मार्केट में जाके पता करते हैं कि वो कितने कितने का माल है, इस तरीके से तो वो खरीदा जाता है। ठीक है, इसके अलावा लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी जो होती है वो 5 लाख से 50 लाख तक के जो प्रोजेक्ट होता है, मतलब प्रोडक्ट है उस पर होती है, और 5 लाख से 50 लाख तक के बीच में लिमिट है तो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी होगी, जिसमें मोर देन 3 बिडर्स होने ही चाहिए, मतलब 3 से ज़्यादा बिड्स जो हैं वो आनी चाहिए। और अगर अब 50 लाख का सामान है जो कि जेम पर अवेलेबल नहीं है जो आइटम, तो उसका जो है ओपन टेंडर इंक्वायरी होगी। और ओपन टेंडर इंक्वायरी में जो है ऑल सेलर, अगर वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं है उससे कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर मतलब जो ओपन टेंडर में यहाँ पर जो है अपना टेंडर डाल सकते हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अब 50 लाख ओपन टेंडर और 5 लाख से 50 लाख में मतलब लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। और लोकल परचेज कमेटी जो बनती है वो 50,000 से 5 लाख तक के बीच में जो कोई भी प्रोडक्ट बाई किया जाता है या कुछ भी सर्विसेज वगैरह कुछ भी, तो वो यहाँ पर लोकल परचेज कमेटी बनती है। ये बात हो गई नॉन अवेलेबल आइटम ऑन जेम, ये रूल नंबर भी याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, ये जो मैंने बताया जेम, तो इसके लिए आप रूल नंबर 149 बताया गया है, ये याद रखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, रूल नंबर 149। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सप्लायर्स लिस्ट शोन ऑन वेबसाइट। हाँ, जो लिस्ट है सप्लायर्स की वो मतलब वेबसाइट पर शो करी जाए, मतलब कराई जाएगी। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल जो है उस पर क्या करी जाएगी, ये शो करी जाएगी, जो कि सप्लायर्स की लिस्ट होगी, किसके द्वारा, DGSNT के द्वारा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बताई थी, DGSNT की, वो आप याद रखिएगा। ठीक है, कहते हैं इसकी डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लायर्स एंड डिस्पोजल। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1988, मतलब कोई अगर सप्लायर है जो कि इस एक्ट का उल्लंघन अगर वो करता है तो उसको क्या क्या होगा, फॉर कन्विक्शन जो है मैक्सिमम 3 ईयर्स को उसको क्या किया जाएगा, मतलब अगर वो कोई ये एक्ट के लिए तोड़ता है तो उस ऐसा कोई का मतलब कुछ इस पर एक्ट किया जाता है जो कि इसके अगेंस्ट में है, तो उसे मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके सक्सेसर को भी कर दिया जाएगा। ठीक है, बेटर चाहें तो वो रिपीट मतलब रिप्रेजेंट भी दे सकता है, उसके खिलाफ में रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा फॉर ब्रीच कोड ऑफ कंडक्ट इंटेग्रिटी, ठीक है, तो उसे मैक्सिमम 2 साल तक के लिए यहाँ पर जो है बैन कर दिया जाएगा, वो बिडिंग वगैरह नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फॉर कन्विक्शन मैक्सिमम 3 ईयर्स एंड ब्रीच कोड ऑफ इंटेग्रिटी मैक्सिमम 2 ईयर्स। ई पब्लिशिंग
एग्जम्प्टेड ओनली सिक्योरिटी केसेस, ठीक है। ई पब्लिशिंग हर डिपार्टमेंट के द्वारा की जाएगी, ठीक है। और ये एग्जम्प्टेड है ई पब्लिशिंग किसके लिए, सिक्योरिटी केस में। अगर कोई ऐसा आइटम मंगाना है जो कि सिक्योरिटी केस के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिक्योरिटी में जैसे कुछ मिनिस्ट्री ऑफ जो भी हमारा ये फॉरेन वाला है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, या फिर इसके अलावा कोई भी मिनिस्ट्री एक ऐसा आइटम बनाना चाहती है जो कि सिक्योरिटी के केस से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे अप्रूवल होगी सेक्रेटरी एंड एफए जो फाइनेंशियल एडवाइजर होता है उसका, और उसमें जो है ई पब्लिशिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ई प्रोक्यूरमेंट जिसे डेवलप किया था एनआईसी ने, जो है डेवलप्ड किया था, ठीक है। एनआईसी मतलब नेशनल इन्फॉर्मेशन सेल, ठीक है। एनआईसी का मतलब क्या है, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेल है, उसने इसे डेवलप किया था ई प्रोक्यूरमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ई प्रोक्यूरमेंट किया जाएगा ओनली फॉर डे टू डे रनिंग ऑफिस आइटम, जो कि डे टू डे रनिंग ऑफिस आइटम है। ऑफिस को चलाने के लिए दिन प्रतिदिन काम करने के लिए उसमें आवश्यकता पड़ती है, उनका ई प्रोक्यूरमेंट किया जाएगा, ठीक है। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी क्या है, ये देखिएगा, मतलब 200 करोड़ जो है 200 करोड़ से जब आइटम ज़्यादा होगा तभी ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी करनी होगी, ये इसमें बताया गया है। 200 करोड़ से कम का अगर मान लीजिए कोई आइटम है तो उसके लिए ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी नहीं करनी होगी, ठीक है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। मतलब नो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी लिखा हुआ अभी आप देखिएगा, नो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी 200 करोड़ रुपए, ठीक है, अप टू 200 करोड़, कितना, अप टू 200 करोड़, 200 करोड़ रुपए तक के लिए नो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 200 करोड़ तक के लिए ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी नहीं होगी, ठीक है। लिमिट कौन प्रिस्क्राइब करता है, तो डीओई, ये आपको याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टू बिड सिस्टम क्या होता है। टू बिड सिस्टम होता है एक साथ दो बिड रिसीव्ड हो रहे हैं तो टू बिड सिस्टम कहलाता है, ठीक है। ठीक है, एक साथ दो बिड रिसीव्ड हो रहे हैं तो वो टू बिड सिस्टम कहलाता है। दोनों बिड यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट के पास रिसीव्ड हुए और उसने ओपन किया और उसके हिसाब से वो देखेगा कि क्या डिसीजन लेना है। टू स्टेज बिडिंग क्या होता है, टू स्टेज बिडिंग के लिए समझिएगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे। इसमें क्या होता है, जैसे टू बिड सिस्टम में यहाँ पर एक साथ दो बिड रिसीव्ड हुए, इसमें भी क्या है, रिसीव्ड फर्स्ट टेक्निकली। तो इसमें क्या किया जाता है कि जब टू बिट सिस्टम में यह है कि यहाँ पर दो बिट मान लीजिए, तो इसमें क्या किया जाएगा, जैसे मान लीजिए इसमें दो बिड यहाँ पर रिसीव्ड होते हैं, ध्यान से समझिएगा, दो बिड यहाँ पर रिसीव होते हैं। कौन कौन सी बिड, एक तो होता है टेक्निकल, ठीक है, और एक होता है फाइनेंशियल। तो इसमें भी टू बिड सिस्टम में दो ही बिड होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल और एक होता है टेक्निकल। दो बिड सिस्टम में यहाँ पर फाइनेंशियल और टेक्निकल दो बिड यहाँ पर रिसीव्ड हुए, ठीक है। जब अब इसमें क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि फाइनेंशियल बिड को ओपन किया जाएगा आफ्टर टेक्निकल, जो मतलब बिड होती है वो मतलब उसकी प्री क्वालिफाइड, ठीक है, मतलब वो क्वालिफाई हो जाए टेक्निकल बिड, तब उसको लिए ओपन कर लिया जाएगा फाइनेंशियल बिड के लिए। अब टू स्टेज बिडिंग में क्या होता है, इसमें भी दो बिड रिसीव होते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, जब तक मतलब पूरा टेक्निकली इवेल्युएट नहीं किया जाता तब तक उसके जो है फाइनेंशियल जो मतलब उसका बिड है उसको सबमिट नहीं किया जाता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर सेपरेट सबमिट कर दिए जाते हैं सील कवर में, ठीक है, सील कवर में सेपरेट सबमिट कर दिए जाते हैं। फाइनेंशियल बिड आ जाता है, टेक्निकल बिड आ जाता है, और इसे क्वालिफाई करने के बाद इसे ओपन कर लिया जाता है। इसमें पहले टेक्निकली बिड आता है और उसमें आप इवेल्युएट करो, उसके बाद में फाइनेंशियली बिड सबमिट किया जाता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं हम लेट बिड क्या होता है। लेट बिड क्या होता है, इसे कंसिडर नहीं किया जाता, अगर कोई बिड जो टाइम दिया होता है उस टाइम लिमिट में बिडिंग वो नहीं करता है तो लेट बिड को शुड नॉट कंसाइडर, ये आप याद रखिएगा। फिर है सिंगल टेंडर इंक्वायरी क्या होती है। सिंगल टेंडर इंक्वायरी जो होती है स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं कुछ स्पेसिफिक आइटम वगैरह कुछ बाई करती हैं, जो कि एक जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा आइटम गवर्नमेंट ऑफिस में बाई करना है जो कि एक स्पेशल एक ही कंपनी बनाती है, उसके अलावा और कोई नहीं बनाता उस आइटम के लिए, तो सिंगल टेंडर इंक्वायरी जो होती है उसका यूज जो है यहाँ पर किया जाता है सिंगल टेंडर इंक्वायरी का, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी आर्टिकल सर्टिफिकेट जो है इश्यू किया जाता है इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। सिंगल टेंडर इंक्वायरी उस समय की जाती है, ये होती है सिंगल टेंडर इंक्वायरी। फिर इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन, जो कि इसमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन का सिंगल बायर मोर सेलर, ठीक है। बायर क्या है, सिंगल है, और सेलर इसमें ज़्यादा हैं, और इसी को ऑनलाइन रियल टाइम परचेज, जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस को कोई काम कराना है तो ऑप्शन करवाता है, जो भी कम बोली लगाता है उसी प्रकार से उसे को काम दे दिया जाता है कि आप इतने समय में ही काम करके दे दीजिएगा। तो ये जो सिंगल बायर है मोर सेलर, इसे ऑनलाइन रियल टाइम परचेज भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बिड जो होती है इसके 7 पार्ट होते हैं, बस जनरली ऐसे याद रखिएगा, हालांकि क्वेश्चन वगैरह नहीं बनता है यहाँ से, बस याद रखिए, लेकिन 7 पार्ट यहाँ पर होते हैं बिड के। और 7 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वही जानकारी रहती है। बिडिंग बिडर का मतलब जो भी
उसकी स्पेसिफिकेशन है या फिर टाइम पीरियड है, ये सब उसमें रहता है। तो ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो बिड है इसमें 7 पार्ट होते हैं और बिड सिक्योरिटी जो है वो 2 से 5% तक होती है। अब ये इंपॉर्टेंट बात आ रही है, यहाँ से बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 से 5% तक बिड सिक्योरिटी होती है और वैलिडिटी इसकी होती है 45 डेज बियॉन्ड बिड वेरिफिकेशन पीरियड। जो वेरिफिकेशन पीरियड जो बिड है उसके 45 दिन तक उसकी जो वैलिडिटी रहती है, ठीक है। बिड सिक्योरिटी जो है रिटर्न करनी जब होती है, जैसे किसी ने मान लीजिए बिड किया और उसकी अप्रूव हो गई बिड, मतलब एक की, और बाकी जो बिड हैं उनका बिड सिक्योरिटी वापस की जाएगी। तो ये इमीडिएट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ बिड वैलिडिटी, जैसे ही बिड वैलिडिटी की एक्सपायर होती है तुरंत उसको बिड सिक्योरिटी वापस कर दी जाएगी। या फिर वाई 30 डेज ऑफ अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर उसे जो है यहाँ पर वापस कर देना है उसका बिड सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। इसके अलावा प्रोक्यूरमेंट ऑफ सर्विस, ठीक है। तो इसके बारे में दोस्तों अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 15 मिनट्स लगभग हो चुके हैं, तो अगली जो वीडियो बनेगी वो भी करीब 15 मिनट्स की बन जाएगी और GFR पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, कोई अगर कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।